गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 5th ऑफ सितंबर। माय नेम इज जितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर अमेरिका की कई सारी कंपनी है, जिसमें से एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि चेन्नई के अंदर अभी अपना सेंटर ओपन करने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया और साउथ अफ्रीका ने इंडियन ओशन के अंदर सबमरीन को लेके कुछ पैक्ट किया है, वो जानेंगे। H5N1 वायरस, जिसे हम लोग एवियन फ्लू भी कहते हैं, बर्ड फ्लू भी कहते हैं, अंटार्कटिका के अंदर इस समय काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं। उसके बाद नागरहोल टाइगर रिजर्व थोड़ा सा बात करेंगे, न्यूज़ में था। आर्टिकल 111, तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने अभी एक एंटी रेप एक बिल जो है इंट्रोड्यूस करने की बात कही है, तो किस तरह से उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और सेंटर का जो हमारा अभी भारतीय न्याय संहिता है, उसके अगेंस्ट में वो कैसे जाता है, प्रेसिडेंट का यहाँ पे क्या रोल है, गवर्नर का क्या रोल है, वीटो कितने तरह की होती है, वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव के बारे में थोड़ा बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जहाँ पे इंडिया पार्ट है, चाहे वो छोटी भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंडिया जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, चाहे वो इंडियन ओशन के अंदर हो, चाहे वो ग्लोबल हो, आपके पास एक लिस्ट उसकी होनी चाहिए। आप एक टेबल बना सकते हो जिसमें आप इन सब का नाम आराम से मेंशन कर सकते हो। ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है, इंडिया किस में एक्टिव पार्ट है, किस में ऑब्जर्वर है, और इसका पर्पस क्या है। तीन चार चीज़ें आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होनी चाहिए। प्रीलिम्स में आराम से यहाँ से सवाल आप हैंडल कर सकते हो। उसके अलावा तंजावुर वीणा के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, जिसे हम लोग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में वीणा का यूज़ जो है वो किया ही जाता है। चलिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम में सिंपली आपसे यही पूछने वाला है कि भाई ये जो कंपनी है इंडिया में कहाँ पे अपना सेंटर ओपन करने वाली है। ऐसे सवाल प्रीलिम्स में आपसे आते हैं इस तरह के टॉपिक से। तो एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ओपन होने वाला है चेन्नई में। कंपनी का नाम है एश्योरेंट, ये आपने याद रखना है। सवाल आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, रिसेंटली अ वेरी बिग मल्टीनेशनल कंपनी हैज डिसाइडेड टू ओपन इट्स ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन चेन्नई, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी। तो तीन चार ऑप्शन आपको देगा। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड होते हैं, मेमोरी बेस्ड होते हैं, आपको बस वैसा आंसर करना होता है। तो बेसिकली अभी हुआ ये कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं स्टालिन जी, वो अमेरिका में गए हुए हैं, अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके, बिजनेस जो उनके पार्टनर्स हैं उनको लेके गए हुए हैं, और अमेरिका की कई सारी कंपनी के साथ उन्होंने नेगोशिएशन किया है। और फाइनली एश्योरेंट और भी कई कंपनी है जिनके साथ उनका डिस्कशन हुआ है। गूगल के साथ हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, नोकिया के साथ, पेपाल के साथ, कई सारी कंपनी के साथ डिस्कशन हुआ है। लेकिन एश्योरेंट ने ये कहा है कि आने वाले 2 साल में 2026 तक वो चेन्नई के अंदर अपना एक बहुत बड़ा सेंटर इस तरह के बनाने वाले हैं। तो ये अगले 2 साल में बन के तैयार होगा, और 300 लोगों को हायर करने वाला है अगले 1 साल में। और उसके बाद में ये जो हायरिंग है वो बढ़ती चली जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही, वो तो एक साइड में डेफिनेटली होता ही है। उसके अलावा जब माहौल बनता है जो बिजनेस का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तमिलनाडु उसमें रैंकिंग में ऊपर जाएगा। उसके अलावा जो बाद में यहाँ से जो पैसा आना शुरू होगा, जो टैक्स मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को, वो अलग से चीज़ है। तो वो सब करने वाली है। तो अश्योरेंट बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी है जो कि अटलांटा में बेस्ड है, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है, प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको याद रखना है। तो ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बेसिकली होता क्या है, इन्हें ग्लोबल इन हाउस सेंटर भी कहते हैं। बेसिकली ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कई बार क्या होता है ना, जैसे अमेरिका में जो कंपनी होती हैं, इनको वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, वहाँ पे लोगों को हायर करना, वो महंगा पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसी लोकेशन पे अपने ऑफिस को शिफ्ट कर देते हैं जो कि सस्ती होती हैं। यूजली इनकी जो फेवरेट डेस्टिनेशन है वो चाइना होती है, लेकिन कभी कभी चाइना में जब इश्यूज हो जाते हैं तो ये कंपनी वियतनाम, फिलीपींस, इंडिया, मॉरिशियस, यहाँ पे भी शिफ्ट हो जाती हैं। तो वैसी ही एक आउटसोर्स एक यूनिट है इस कंपनी का, जो कि चेन्नई के अंदर एस्टेब्लिश होने वाला है। तो जो उनकी मेन कंपनी है जो कि अटलांटा में है, उसको बैक एंड में जो सर्विस में ऑफिस में प्रोवाइड करवाना होता है, वो सब ये चीज़ें करवा देती हैं। जैसे कॉल सेंटर टाइप का कुछ काम हुआ, वैसा कुछ जो है ये लोग कर लेते हैं। जो इंटरनेट पे बेसिकली वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, तो वो चीज़ें इंडिया की तरफ ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो वैसा इनके अंदर रहता है। अभी इंडिया में सिचुएशन क्या है, इंडिया में एक ग्लोबल सेंटर माना जाता है इंडिया में। अगर आप दिल्ली में, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, पुणे में अगर जाओगे, बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनके जीसीसी आपको इंडिया में मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है, इंडिया की डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे कंज्यूमर तो है ही,
और जो सर्विसेज हैं इंडिया में वो भी सस्ती हैं। हाईली स्किल्ड लेबर आपको इंडिया में मिल जाती है काफ़ी सस्ते में। तो इसलिए कंपनी जो है वो इंडिया की तरफ आती हैं, बिकॉज़ यहाँ पे इनको थोड़ा चीप पड़ता है। तो उस पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो। और इंडिया में जो ये सेंटर्स हैं वो मोस्टली वो अमेरिकन कंपनी ज़्यादा है इंडिया में। अमेरिकन कंपनी इसलिए क्योंकि भाई देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हो जाता है। इंडिया में इंग्लिश एक अच्छी खासी पॉपुलेशन बोलती है, और ये जो कंपनीज़ हैं जो अमेरिकन बेस्ड हैं वो अपने कस्टमर को इंग्लिश में ही सर्विस देती हैं ऑब्वियसली। तो वो कम्युनिकेशन ईजी होने की वजह से बहुत सारे सेंटर इंडिया में एस्टेब्लिश करना एक काफ़ी फ़ायदे का सौदा माना जाता है। फिलीपींस भी जाती हैं क्योंकि वहाँ पे भी इंग्लिश जो है अच्छी खासी बोली जाती है। तो वो एक इशू यहाँ पे रहता है। चाइना में भी ये कंपनी जाती हैं लेकिन थोड़ा कम जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अपने को कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन सर्विस सेक्टर में तो सारा काम ही कम्युनिकेशन का होता है, और चाइना में भी स्पेशली आपको इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन को डील करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो इसलिए कंपनीज थोड़ा फिलीपींस, वियतनाम, इंडिया यहाँ पे थोड़ा प्रेफर करती हैं। इंडिया की जीडीपी में तो कंट्रीब्यूट करती ही हैं, लेकिन हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराती हैं, राइट। चलिए, इंडो साउथ अफ्रीका सबमरीन पैक्ट। तो बेसिकली एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ था 2023 के अंदर, जहाँ पे एक साउथ अफ्रीकन एक सबमरीन थी और वो डूब गई थी, जिसके अंदर 3 लोगों की डेथ हो गई थी। वो जो सबमरीन थी वो जर्मनी से परचेज की गई थी। एक्चुअली साउथ अफ्रीका काफ़ी कुछ जर्मनी से परचेज करता है अपने डिफेंस वगैरह को। उस समय इंडिया की एक सबमरीन उसके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गई थी उस समय पे। तो इंडिया साउथ अफ्रीका टाइम टू टाइम इस तरह की रेस्क्यू ऑपरेशंस करते रहते हैं, और इंडिया का थोड़ा एक्सपर्टीज़ भी है बेसिकली सबमरीन एक्सपर्टीज़ इस जो रेस्क्यू करने में। तो अभी हम लोगों ने अफ्रीका के साथ एक प्रॉपर डील कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया है, जिसमें अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो हम लोग उनको रेस्क्यू कर सकते हैं, वो इंडिया को रेस्क्यू कर सकते हैं। बेसिकली 2 कंट्रीज़ के बीच में एक रिलेशन को बेटर करने का दिस इज़ वन ऑफ द वे, राइट। तो इंडिया के पास क्या है, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल है। अफ्रीका के पास ये नहीं है। डीप का मतलब ये है कि ये 500 मीटर से ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। तो डीप जाके रेस्क्यू कर सकते हैं। आपको 500 मीटर थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन 500 मीटर एक्चुअली काफ़ी डीप होता है, क्योंकि जैसे-जैसे पानी में नीचे जाते हो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और उस तरह की जो मशीनें हैं, सबमरीन्स हैं, वो हर कंट्री के पास नहीं होती हैं। ये जो डीएसआरवी व्हीकल है, ये इंडिया ने ब्रिटेन से परचेज़ किया था। 2 हैं अभी हमारे पास। तो एक 2018 में, दूसरी 2019 में वर्किंग है। तो साउथ अफ्रीका के साथ ये डील हम लोगों ने किया, तो उसकी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। 650 की मीटर की डेप्थ तक जा सकते हैं 14 लोगों को लेके। मतलब अगर आपको रेस्क्यू करना हुआ पानी के नीचे से, तो 14 लोग एक टाइम में इन सबमरीन के अंदर जा सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। इवन इसका जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो 660 मीटर का जाता है, और विदाउट पीपल वो 700 मीटर तक भी जा सकता है। ऐसा भी एक्सपेरिमेंट अभी रिसेंटली किया गया था इसी के साथ। और ये जो सबमरीन्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है। इनको अलग-अलग पार्ट्स में तोड़ के बाद में इनको असेंबल किया जाता है। हमारा जो नेवल शिप है साबरमती, उसके साथ इसको अटैच किया जा सकता है। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है बेसिकली। उस पर्सपेक्टिव से जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत आसान हो जाते हैं। उसके इसमें देख सकते हैं। उसके अलावा सिंगापुर के साथ भी हम लोगों ने एक सबमरीन रेस्क्यू प्रैक्टिस का एक एग्रीमेंट किया हुआ है। सिंगापुर तो हमारा वैसे भी खास फ्रेंड ही है, और 2021 में इंडोनेशिया के अंदर भी एक सबमरीन मिस हो गई थी, गुम हो गई थी, लॉस हो गई थी। उसको भी फाइंड आउट करने में इंडिया ने काफ़ी हेल्प किया था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इस एग्रीमेंट को याद कर सकते हो। ठीक है जी। चलिए, H5N1 वायरस बेसिकली अंटार्कटिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये वायरस फैला हुआ है, जिसे हम लोग एवियन फ्लू भी कहते हैं, और सिंपल भाषा में बोलें तो आप इसको बर्ड फ्लू भी कह सकते हैं। अंटार्कटिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको एक आइलैंड दिखाता हूँ, ज़रा देखिए। ये है शायद वो, हाँ ये रहा। तो साउथ जॉर्जिया, इट इज़ वेरी क्लोज टू अंटार्कटिका। साउथ जॉर्जिया बर्ड्स के लिए फेमस है, और इसको ऑफिशियली इम्पोर्टेंट बर्ड लोकेशन भी डिक्लेयर किया गया है, इम्पोर्टेंट बर्ड साइट बाय द बर्ड इंटरनेशनल। ये एक एनजीओ है, बहुत फेमस एनजीओ है। तो अंटार्कटिका में जो बर्ड फ्लू आया हुआ है ना, उसकी वजह से साउथ जॉर्जिया के अंदर भी बहुत सारे बर्ड्स को ये इन्फ्लुएंजा फ्लू हो गया है। और लेकिन ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इसकी एक बड़ी बात यही है कि यहाँ से आगे भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, और उसकी वजह से ये खासकर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और फिर वहाँ से ये ग्लोबल भी जा सकता है। तो ये इस समय थोड़ा चिंता का विषय है कि अंटार्कटिका में जो बर्ड फ्लू है वो काफ़ी इन्फेक्शियस है और आगे जा सकता है। मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, 60% के आसपास होती है। मतलब अगर 100 बर्ड को ये होता है तो उसमें से 60 की तो डेथ हो ही जाती है, आप ये मान के चलिए। फिलहाल इसमें एक अच्छी बात है कि ह्यूमंस को
अभी फ़िलहाल ये इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन यू नेवर नो, कर भी सकता है भाई। तो अगर किसी बर्ड को ये होता है तो उसको फ़ीवर, कफ़, गले में खराश होना आम सी बात होती है, साँस लेने में दिक्कत हो जाती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ये इसके थोड़े से सिम्पटम्स रहते हैं। अगर इंसानों को इससे बचना है तो क्या कर सकते हैं बेसिकली हम लोग? देखिए, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, पहली बात तो ये। तो हम लोग बेसिकली एक हाइजीनिक प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। जिन जगह पे बर्ड फ्लू आया हुआ है तो कोशिश करें कि वहाँ पे जो बर्ड्स हैं उसके कॉन्टैक्ट में ना आएँ। अगर आप चिकन वगैरह ये सब खाते हो, नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो, तो उसको अच्छी तरह से पका के हाई टेम्परेचर पे तब खाया जाए। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो हम लोग कर सकते हैं ताकि ये सब चीज़ें ना हों। उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको याद रख सकते हो। बर्ड फ्लू का सबसे पहला केस 1996 के अंदर आया था ग्वांगडोंग में, चाइना के अंदर। फिर ये काफ़ी साल तक नहीं आया। फिर बाद में 2020 में यूरोप के अंदर ये एमर्ज हुआ, बहुत दूर। और फिर वहाँ से फिर यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बहुत सारी जगह पे गया। आज तक भी हमें नहीं पता है साइंटिस्ट लोगों को कि एक्चुअली फैलता कैसे है, कहाँ से जनरेट होता है, वो हमें नहीं पता है। लेकिन एक थ्योरी है, ये कहती है कि भाई जो चिली है, चिली के आसपास का जो पानी है, जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वहाँ पे जो फ़िश की पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनके लिए फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जिससे उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। और जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो ये इन्फेक्ट हो जाते हैं। ऐसा एक थ्योरी है, लेकिन अभी तक किसी को इसके एग्जैक्ट कोज के बारे में नहीं पता है। इसमें एक अच्छी बात यही है कि भाई ये इंसानों को फिलहाल इम्पैक्ट नहीं करता है, इसका ये जो डेडली वर्जन है। तो एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें ख़राब बात यही है कि जब ये दुनिया में फैलेगा, बर्ड्स की डेथ होगी, तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। चलिए, नागरहोल टाइगर रिजर्व न्यूज़ में इसीलिए था कि एक छोटा एक हाथी था जो कि एक रेलवे ट्रैक के ऊपर फंस गया था बैरिकेड पे, और फिर बाद में इसको रेस्क्यू कर लिया गया। कोई इंजरी इसको नहीं हुई है, सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे इसको रेस्क्यू करने में। तो उस वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में था, क्योंकि एलिफेंट हमारा एक हेरिटेज एनिमल है, तो इसके बारे में जो छोटी छोटी न्यूज़ होती है वो भी कई बार बड़ी न्यूज़ बन जाती है, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर लेता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ा-सा नागरहोल के बारे में याद रखना है। तो मैसूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका और कोडगु डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये पड़ता है नागरहोल। और जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी वाला, उसका भी ये पार्ट माना जाता है। 1999 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का मैंने आपको पार्ट बता ही दिया। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी होती है, उसके अंडर फिलहाल एक एप्लीकेशन गई हुई है जहाँ पे इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर करने की बात हुई है। हालांकि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, अंडर कंसिडरेशन है, ये भी आपने याद रखना है। एग्जाम में पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो उसमें आपसे ये पूछ सकता है। तो उसमें नागरहोल का नाम फिलहाल नहीं है, याद रखना आपने। प्रीलिम्स में ऐसे सवाल आता है, कंसिडरेशन में है। और ऑब्वियसली यहाँ की जो फ्लोरा एंड फोना है बहुत रिच है। मालाबार पाइड हॉर्नबिल, व्हाइट बैलेड वुड पैकर वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और द बैम्बू ग्रूव्स, ये काफ़ी फेमस यहाँ पे माने जाते हैं। टीक, रोजवुड वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। रिवर्स की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी हम लोग किसी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो वहाँ पे जो रिवर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। और दूसरा, वहाँ पे जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे लक्ष्मण तीर्था रिवर, सरती रिवर, नागरहोल, बल्ले एंड द काबिनी रिवर, ये यहाँ पे हैं। दो डैम भी यहाँ पे बने हुए हैं, तरका डैम एंड द काबिनी रिजर्वायर, जो कि काबिनी रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये आपने याद रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ें, आर्टिकल 111। तो बेसिकली एक एंटी रेप बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है वेस्ट बंगाल में अंदर, शायद आज हो जाएगा, नहीं तो कल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर वो एक घिनौना अपराध हुआ, हीनियस क्राइम किया गया है, उसके जो है रिस्पॉन्स में ये चीज़ें यहाँ पे आई हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे इन अ सेंस। उनका कहना है कि भाई इंसिडेंट होने से पहले आप इतनी चीज़ें कर रहे हो ना, बाद में इतनी चीज़ें कर रहे हो, उससे पहले कहाँ थे आप लोग? वो जो हॉस्पिटल है वो पहली बार कंट्रोवर्सी में नहीं आया है। वहाँ पे पहले भी रेप केसेस होते रहे हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस होते रहे हैं। पहले भी वहाँ पे कई फीमेल डॉक्टर्स ने सुसाइड भी किया हुआ है। तब आप क्यों नहीं जागे? जस्ट बिकॉज़ ये न्यूज़ नेशनल हो गई है तभी आप जाग रहे हो, है ना? तो ग्राउंड लेवल पे तो आप कुछ नहीं कर रहे हो ना। तो वो एक और कानून अपना काम करेगा। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में कई लोग इसको जो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी मान रहे हैं, बट एनीवेज यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो थोड़ा लीगल पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। जो क्रिमिनल लॉ है वो आता है कंकरेंट लिस्ट में, और कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। और अगर एक ही टॉपिक के ऊपर सेंटर का कानून बना हुआ है पहले से तो ये प्रिवेल करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे स्टेट कानून नहीं बना सकता, ये भी बड़ी बात है।
अगर स्टेट का कानून सेंटर वाले कानून से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, अगर उसमें कुछ प्रोविजंस चेंज होते हैं, उसके लिए आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नर की नहीं, प्रेसिडेंट की। याद रखिए, यूजली जो स्टेट के अंदर कानून पास होते हैं उसके लिए आपको गवर्नर का परमिशन चाहिए होती है, उसके सिग्नेचर चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप कंकरेंट लिस्ट के अंदर कोई कानून बनाते हो, और स्पेशली अगर पहले ही वहां पे सेंटर ने कानून बनाया हुआ है, तो स्टेट को प्रेसिडेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी, ये कौन कहता है? आर्टिकल 254(2) कहता है, इट मीन्स स्टेट लॉ विल प्रिवेल इन द स्टेट even if it is different from the central law as long as it is approved by the president। अगर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देते हैं, सेंटर का स्टेट का लॉ ही प्रिवेल करेगा, चाहे वो सेंट्रल के लॉ से थोड़ा सा अलग भी क्यों ना हो, डजंट मैटर, लेकिन वो सिर्फ उसी स्टेट के अंदर करेगा। तो प्रेसिडेंट का एसेंट तो आपको चाहिए ही। तो आर्टिकल 11 कहता है ऐसे कानून के अंदर आपको the Indian Constitution govern the president assent to the bill which marks the final step in the legislative process, क्योंकि प्रेसिडेंट की एसेंट के बिना बिल नहीं हो सकता। अब सवाल यह कि जो आर्टिकल 200 है, ये क्या है? फिर जब भी कोई बिल गवर्नर के लिए जाता है सिग्नेचर के लिए, क्योंकि गवर्नर के बिना तो वो बनेगा नहीं, तो आर्टिकल 200 का यूज करके गवर्नर साहब क्या करते हैं? उसको प्रेसिडेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नर साहब ये बोलेंगे कि साहब ये इस बिल के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो इस तरह के हैं जिससे फेडरल स्ट्रक्चर जो है चेंज हो सकता है, और ये बहुत बड़ा बिल है, तो वो प्रेसिडेंट को भेज देते हैं, क्योंकि अल्टीमेट बॉस तो प्रेसिडेंट ही है ना। अब वो प्रेसिडेंट के पास जब जाता है तो प्रेसिडेंट उसका क्या करेंगे? देखिए, प्रेसिडेंट या तो उसको मना कर सकते हैं कि मैं इस बिल के ऊपर साइन नहीं करूंगा, या फिर उसके ऊपर साइन कर सकते हैं कि साइन करने से वो बिल बन जाएगा, या फिर उसको वापिस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज सकते हैं कि आप इसको दोबारा से देखिए, ये प्रोविजन मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप इसको चेंज करिए। तो दोबारा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट उसको अगर पास कर देती है, फिर से वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे? या तो करेंगे यस, या करेंगे नो, या फिर कुछ भी नहीं करेंगे। तो मैंडेटरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको दोबारा से भेजने पर उसको हां कर देंगे, ऐसा मैंडेटरी नहीं होता आर्टिकल 200 में। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बिल पास करती है, पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है, यहां पे सिस्टम थोड़ा सा अलग है। पार्लियामेंट से जब बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? या तो उसको अप्रूव कर सकते हैं, या उसको रिफ्यूज कर सकते हैं। देखो, मनी बिल में तो रिफ्यूज भी नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी रिफ्यूज नहीं कर सकते। देखो, या तो उसको अप्रूव करेंगे, या उसको रिफ्यूज करेंगे, या फिर उसको वापस भेज देंगे कि देखिए मुझे ये प्रोविजन पसंद नहीं है, आप इसको दोबारा से देख लीजिए। अब अगर वही बिल पार्लियामेंट के द्वारा दोबारा से भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते। ध्यान देना यहां पे, अगर प्रेसिडेंट एक बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजता है, तो मैंडेटरी नहीं है प्रेसिडेंट के लिए परमिशन देना, अलाउ करना, यस बोलना, साइन करना। लेकिन अगर पार्लियामेंट उसको दोबारा से प्रेसिडेंट के पास भेजती है तो प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल के केस में भी प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते। ये चीजें आपने याद रखनी है थोड़ा थोड़ा। तो ये इसे हम लोग वीटो भी कहते हैं कि प्रेसिडेंट, वीटो का मतलब होता है कि पावर टू से नो, दैट इज द मीनिंग ऑफ वीटो। तो हमारे पास कई तरह की वीटो होती हैं। एक तो होती है एब्सोल्यूट वीटो प्रेसिडेंट के पास, कि भाई वो साफ साफ मना कर देंगे, आई एम नॉट गोइंग टू साइन दिस बिल, और वहां पे वो बिल डेड हो जाता है। या फिर बोलेंगे सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है कि भाई प्रेसिडेंट के पास वो गया, प्रेसिडेंट ने वापस भेजा पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट ने फिर से उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा, और उसको साइन करने ही वो ऑब्लिगेटरी होता है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। इसका मतलब प्रेसिडेंट उस बिल को कुछ समय के लिए सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं, उसमें 10 दिन, हफ्ता, 15 दिन लग सकता है, जब तक वो पार्लियामेंट से वापस नहीं आता। सस्पेंशन करने की पावर होती है। एक होती है पॉकेट वीटो, ना तो वो हाँ बोलते, ना ही वो ना बोलते हैं, और ना ही वो पार्लियामेंट को भेजते हैं, तो अपनी टेबल के ऊपर वो पड़ा रहता है। कितने दिन के लिए पड़ा रहता है कुछ नहीं पता, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं कहता है कितने दिन के लिए रहेगा, ऐसा कोई टाइम फ्रेम यहां पे फिक्स नहीं किया गया है। एक होती है क्वालिफाइड वीटो, जैसे कोई बिल है
पार्लियामेंट से पास हुआ विद सिंपल मेजोरिटी, मान के चलिए, ठीक है। पार्लियामेंट ने इसको पास किया, ये गया प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने कहा कि इसको एक बार प्लीज दोबारा से देख लीजिए, और इसको रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास भेज दिया। अब दोबारा से पार्लियामेंट उसको सिंपल मेजोरिटी से नहीं भेजेगी, उसको स्पेशल मेजोरिटी से भेजेगी, और वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड वीटो। जब सेम बिल पार्लियामेंट से हायर मेजोरिटी के साथ जाता है, दैट इज क्वालिफाइड वीटो। इंडिया में ये नहीं है। हमारे प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सस्पेंसिव वीटो है। तो एक बार अगर बिल पार्लियामेंट पास कर देती है विद सिंपल मेजोरिटी, वो अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको वापस भेजते हैं, दोबारा वो बिल सिंपल मेजोरिटी से ही आएगा, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब हायर मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडिया में ये सस्पेंसिव वीटो अलाउड है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन क्वालिफाइड वीटो नहीं है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में तो वो मना कर ही नहीं सकते, मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ये क्या है? बेसिकली ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक ग्रुप है जिसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस हैं। और इसका जो भी सेंटर है इस कॉन्क्लेव का, वो खुलने वाला है कोलंबो के अंदर। ये थोड़ा आपने याद रखना है। 2011 में शुरू हुआ था। शुरुआत में इसके अंदर सिर्फ 3 ही कंट्री थी, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। फिर बाद में इसको जो है मालदीव वगैरह को हम लोगों ने इसमें डाल दिया। 2014 आते आते इंडिया मालदीव के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो चुके थे। अभी भी खराब ही चल रहे हैं लगभग अब देखा जाए तो। लेकिन 2020 के बाद थोड़ा सा दोबारा से डिस्कशन इसमें शुरू हुई थी कोविड के दौरान, और अभी फाइनली इस पे कुछ काम किया जाएगा। तो कोलंबो के अंदर इसका हेडक्वार्टर हम लोग ओपन करने वाले हैं। और मालदीव और बांग्लादेश अभी इसका भी कुछ पार्ट बन ही चुके हैं। बांग्लादेश के अंदर वैसे ही कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ये हम लोगों ने पहले सोचा ही नहीं था। तो बांग्लादेश का भी थोड़ा शोर नहीं है। मालदीव के साथ इशू ऐसे ही ख़राब चल रहे हैं। सेचेल्स जो है वो इसमें ऑब्जर्वर कंट्री है। तो ये आपने याद रखना है। आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ कोलंबो कॉन्क्लेव, तो सेचेल्स अगर उसमें आ जाए तो याद रखना दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्क्लेव राइट नाउ, इट हैज़ ओनली द ऑब्जर्वर स्टेटस। याद रहेगा, इतना ही करना होता है, इसमें कुछ नहीं है। तो बेसिकली इंडियन ओशन के अंदर जो सिक्योरिटी इश्यूज है, टेररिज्म वाला इशू है, ट्रैफिकिंग है, वो थोड़ा थोड़ा उससे डील करने की बात चल रही थी। लेकिन दिस इज़ नॉट वेरी वेरी इफेक्टिव, बिकॉज इंडिया का जो फोकस है वो या तो एशियान या ब्रिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। तो ये जो छोटे छोटे कनक्लेव हैं, इसके ऊपर हमारा फोकस भी नहीं है, और हमारे पड़ोसियों के साथ हमारी कोई खास आजकल बातचीत भी नहीं है। बांग्लादेश के साथ रिलेशन ख़राब हैं, मालदीव के साथ हैं, पाकिस्तान चाइना तो आप छोड़ ही दीजिए, है ना, नेपाल के साथ भी अच्छे रिलेशन नहीं हैं। तो इंडिया की जो नेबरहुड को लेके जो पॉलिसी थी वो थोड़ी सी इस समय डावाडोल ही चल रही है बेसिकली, क्योंकि रिलेशन थोड़े ठीक नहीं है। श्रीलंका की तो वैसी हालत ख़राब है। एनीवेज, और इन सब के बीच में चाइना एक कॉमन एंगल यहाँ पे आता है। तंजौर वीणा, तो ये वीणा आपने देखी होगी, और हमारी क्लासिकल म्यूज़िक में और कार्नेटिक म्यूज़िक में, बहुत हिंदुस्तानी म्यूज़िक में भी बहुत यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली वीणा का जो आविष्कार है वो तंजावुर के अंदर ही हुआ था, ठीक है। तंजावुर एक तमिलनाडु, इसे टेम्पल सिटी भी कहा जाता है। और कुछ फैमिली हैं अभी भी जो वहाँ पे वीणा को बनाती हैं। हालांकि आने वाली जो जनरेशन है, उनके बच्चे जो हैं वो इसमें खास इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो दूसरी जॉब्स करना पसंद करते हैं शहरों में जाके। लेकिन अभी भी तंजावुर में वो है। तो 2000 साल से पुराना यहाँ पे ये ऑक्यूपेशन है वीणा बनाने वाला। और जो जैक फ्रूट होता है उसका जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी से ये बेसिकली बनाया जाता है तंजावुर को। और दिस इज़ द ओल्डेस्ट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। और कई तरह का वीणा होता है, जैसे सरस्वती वीणा होता है। सरस्वती वीणा सिर्फ और सिर्फ यहीं पे बनाया जाता है और कहीं पे नहीं बनाया जाता है। और क्लासिकल जो तो कार्नेटिक म्यूज़िक है जो साउथ इंडिया में प्ले किया जाता है, वहाँ पे सरस्वती वीणा होता है। उसके अलावा जैसे रुद्र वीणा होता है, रुद्र वीणा तो नॉर्थ इंडिया के अंदर हिंदुस्तानी म्यूज़िक के अंदर भी आता है। तो वीणा के कई तरह की टाइप होती हैं, जिसमें से रुद्र वीणा, सरस्वती वीणा, वर्तिका वीणा, कई तरह की होती हैं। तो वो सब यहाँ पे बनाई जाती हैं। और अब देखें यहाँ पे, तो ये इसका कंठ होता है, और ये जो है लकड़ी से यहाँ से बनाया जाता है। और ये जो राउंड वैली होती है इसे कुतली बोलते हैं, बेसिकली कुटी भी बोलते हैं, कुटी, ठीक है, उससे बनाया जाता है। और जैसे गिटार के अंदर 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, यूकेलेले के अंदर 4 स्ट्रिंग होती हैं, लेकिन वीणा के अंदर 7 स्ट्रिंग होती हैं। देयर आर एक्चुअली 7 स्ट्रिंग्स, क्योंकि सा रे गामा पा धा नी हमारे पास 7 होते हैं, जिनमें से जो ऊपर वाली 4 रिंग होती हैं बेसिकली वो मेलोडी के लिए यूज़ की जाती हैं,
और जो नीचे वाले 3 रिंग होती हैं वो जो है वो अलग-अलग राग निकालने के यूज़ की जाती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको याद रखना है। कार्नेट की म्यूज़िक हो, चाहे वो हिंदुस्तानी म्यूज़िक हो, हर जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। जो सरस्वती देवी हैं, जो आर्ट की, म्यूज़िक की, ज्ञान की देवी मानी जाती हैं, वो अपने हाथ में वीणा ही रखती हैं ऑब्वियसली, है ना? और ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा कहा जाता है। हालाँकि कई सारे कल्चर में इससे पुराने एविडेंस भी मिलते हैं। तो गिटार कहा जाता है कि यहीं से निकला कहीं न कहीं उसका वर्ज़न, बट एनीवेज़ वो एक अलग कंट्रोवर्सी है, उसमें हम लोग नहीं जाएँगे, बट येस, तो वीणा के बारे में थोड़ा आपको याद होना चाहिए। 2012-13 में इंडिया का पहला म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट था वीणा, जिसको जीआई टैग मिला था। तो ये आपको याद रखना है। बस, तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। बताता चलूँ, आज थर्सडे का दिन है, तो सैटरडे को हमारी करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर मैं आपको कवर करवाता हूँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से। और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं। क्योंकि 2 साल का करंट अफेयर के बिना तो आजकल काम चलेगा नहीं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करते रहेंगे ना, रोज़-रोज़, वीकली, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारी अच्छी खासी कमांड करंट अफेयर पे हो जाती है। रिवीज़न करने में आपको आसानी रहती है क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो चुके होते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है थोड़ा आप इसको देख सकते हैं। चलिए जी, तो ये फ़ोन नंबर वगैरह है, अगर आप इसको जॉइन करना है तो आप इसको जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।